हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट दिसंबर माह के कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स के असाइनमेंट के आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट की लिंक से डायरेक्टली आप जाकर सारे विषयों के वीडियोस में ऐड है वो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो 12th फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते क्या दिया गया है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें लिखिए, और साथ ही यंग के दी स्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यंग के दी स्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। ठीक है, तीन चीजें हमें करना है, तीव्रता वितरण का आरेख भी खींचना है और शर्तें भी लिखना है दो, और यहाँ पर हमें व्यंजक भी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। तो आपको केवल दो शर्तें कही गई है व्यतिकरण के लिए आवश्यक, तो इसमें सबसे पहले हम कोई भी दो शर्तें इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 से 5 शर्तें बताई गई, आप पूरी नहीं लिखेंगे, केवल दो लिखेंगे, याद रखिए, केवल और केवल दो, कोई भी दो छोटी छोटी जो आपको जल्दी से याद हो जाए, समझ आ जाए वो। जैसे पहला है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, बहुत प्रमुख है ये, इसके बिना व्यतिकरण पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, तो आवृत्ति और आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप ये दोनों पॉइंट याद कर सकते हो, सरलता से दोनों लिख लीजिए। या फिर जो स्टूडेंट्स अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरंगे एक दिशा में ही गमन करना चाहिए, और प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए, और अलग हो सकता है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। ठीक है, 5 में से केवल और केवल दो शर्तें लिखना है। चलिए इसके बाद हम इसकी फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक देख लेते हैं। इसके लिए भी चित्र आपको बनाना है, तो इसमें आपको फ्रिंज चौड़ाई के लिए भी व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई, इसको ही क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चित्र बनाना जरूरी है इसमें आपको फ्रिंज चौड़ाई के लिए। यहाँ पर आपको देखिए चित्र में आपको इस प्रकार से, यहाँ पर S1 हो गया, S2 हो गया, ये D1 है और D2 है। ठीक है, D/2 है, दोनों D/2 में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हाफ पूरा यहाँ पर D है। जैसे यदि कोई जो क्षेत्र होता है पूरा D है, तो हमने इसको यदि D को डिवाइड करना है तो D/2 प्लस D/2 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो हमने इसी को D को दो भागों में बांट दिया है। बिल्कुल ये यहाँ पर P बिंदु से निकल रही है, और यहाँ पर आपको बिंदु मिल रहा है R और Q, इसके बीच में O डैश है। ठीक है, और यहाँ पर X है जो आपको दिया गया है, ये पूरा क्षेत्र D है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये अंक के दी स्लिट प्रयोग में X अक्ष भी आपको दिख रही है इसमें, और Y अक्ष। चलिए इसमें अब आपको दीप्त फ्रिंज के बारे में सबसे पहले ये लिखना है, इसका पतांतर λ/2 का क्या होता है, समगुणक होता है। तो XD/D बराबर हो जाएगा 2n इंटू यहाँ पर D/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से XD/D बराबर से n लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर λ/2 है। ठीक है, ये λ/2 आपका लिखा गया है। तो λ/2 का समगुणक होता है, तो इसी कारण यहाँ पर लिया गया। तो x का मान हो जाएगा n λD/D। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, जहाँ पर n का मान 0 से लेकर 1 2 3 आप यहाँ पर रख सकते हो। अदीप्त फ्रिंजों में भी सेम प्रकार से निकाल लोगे आप, इसी प्रकार से हल हो जाएगा, जहाँ पर n के मान अलग अलग होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। इसके बाद माना कि अब n भी हमने पद ले लिया, अभी हम n से n 1 2 3 इस प्रकार से ले रहे थे n का मान, तो अभी कहाँ तक जा रही थी, अब हमने सपोज कर लिया n तक जा रही है। ठीक है, तो n तक के और n+1 ये दीप्त फ्रिंजों की हमने दूरी ले ली। ठीक है, xn और xn+1, तो सेम तरीके से हमारा समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। तो xn+1 की दूरी और दो दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे दोनों का, जो यहाँ पर हमने निकाला xn+1 और xn का, तो सेम तरीके से मान रख दीजिए। तो बीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा, जो कि फ्रिंज चौड़ाई जिसको दर्शाते हैं, तो λD कैपिटल D/d हो जाएगा। यही दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई। इसी प्रकार से अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी निकालेंगे। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 से आएगा, बिल्कुल आपका ऐसा समीकरण बन जाएगा। तो दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी xn-1 xn आ जाएगी, यानी बीटा का मान हम ऐसा रख देंगे 2n+1 λD और 2n-1 λD। ठीक है, तो बीटा का मान निकल जाएगा λD/2 स्मॉल d इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो λD/d हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तीव्रता आरेख बनाने के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार से आप इसमें आरेख बना दीजिए, जो यहाँ पर पाई को दर्शाता है। ठीक है,
तो ये इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। इसमें आपको तीव्रता आरेख में ये जो है ये सब कुछ आपको इसमें वर्णन कर देना है। ये पूरा हो जाएगा आपका दीप्त फ्रिंजों के लिए। ये चित्र हम बना चुके हैं क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर हमने डी दूरी मानी थी और दोनों को d/2 माना था, ठीक है। तो ये चित्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीव्रता आरेख अब इसमें बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखना है और कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से विभव वोल्ट v द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी प्राप्त करना है। इसके अलावा 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात करना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। तो डी ब्रोगली परिकल्पना समीकरण, इसको हम डी ब्रोगली सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रकाश विकिरणों के समान अन्य सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, अर्थात तरंग और कणी दोनों रूपों में पाए जाते हैं। विकिरणों की आवृत्ति v हो तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार ऊर्जा E को निम्न प्लांक का समीकरण द्वारा दिया जाता है, दर्शाया जाता है। E बराबर hv होगा और यहाँ पर हम आइंस्टीन समीकरण से इसको दर्शाए यानी ऊर्जा और द्रव्यमान से, तो E बराबर mc², जहाँ m क्या है, m फोटान का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, और दोनों समीकरण की तुलना करें हम E बराबर mc² यहाँ पर है और इसके अलावा E बराबर hv, दोनों में E है मतलब hv बराबर mc² के हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से mc बराबर hv/c भी हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसी प्रकार से भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारा m बराबर hv/c² हो जाएगा, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। आवृत्ति यहाँ से म्यू, हम इसको एच वी या म्यू भी बोलते हैं, तो म्यू हम जानते हैं क्या होता है, c/λ। तो हम समीकरण 1 से इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर म्यू का मान रख देंगे c/λ, तो m का मान निकल जाएगा h/λc। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 से यदि फोटान प्रकाश की चाल से चलता हो तब फोटान का संवेग यहाँ पर p बराबर mc हो जाएगा, यानी p बराबर hλ, ठीक है। ये आपको बनाते हुए चलना है और यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का क्या है, समीकरण आपके लिए निकल जाएगा hp। और यदि m का हमने यहाँ पर संवेग के पदों में ले तो संवेग के पदों में भी इस प्रकार से समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है, h/mv। इसके अलावा आपको 10⁴ वोल्ट से त्वरित जो यहाँ पर संबंध बताना है डी ब्रोगली के से, तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पर है, तो आप जानते होंगे ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो ऊर्जा है वो 1/2 mv² होता है। सेम गतिज ऊर्जा के लिए भी, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर अच्छे से इसको नोट कर लेना है क्योंकि आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लैम्डा बराबर h/p है अभी हमने जो निकाला, तो h/mv हमें संवेग के हिसाब से निकाला, तो यही इसका मान होता है। यहाँ पर जो म्यू है इसका मान यहाँ पर इस प्रकार से v का मान निकाला जाता है वोल्ट का, 6.6 × 10⁻³ जूल प्रति सेकंड, ठीक है। ये होता है इसका मान। यहाँ पर हम द्रव्यमान का मान निकालेंगे इसी प्रकार से हम यहाँ पर रखकर, तो ये कुछ v का मान इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा, लैम्डा के लिए 6.6 × 10⁻³ बटे जो m का मान है वो लैम्डा बराबर h/ जो हमारा mv आ रहा था बिल्कुल उसमें हम इसमें मान रख देंगे। तो लैम्डा का मान यहाँ पर आप इस प्रकार से निकाल लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.123 × 10⁻⁹, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है, तो ये पूरा हो जाएगा। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय विग्रहित का कथन लिखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइबर श्रेणी और बामर श्रेणी के प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना है। इसके अलावा इसमें जो उत्तेजित अवस्था है हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम से दूसरी उत्तेजित अवस्था, इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो बोर का द्वितीय यहाँ पर जो अभिक्रियत का सिद्धांत होता है, इस कथन के अनुसार क्या लिखेंगे, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित है, अर्थात ln बराबर nh/2π, जहाँ पर n का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है और कोणीय संवेग के केवल कितने मान होंगे, h/2π के पूर्णांक गुणज है। तो ये आपको इसमें लिख देना है, केवल इतनी लाइन है, ठीक है। तो ये अभी केवल कथन लिखने के लिए कहा गया है। अगला हमें लाइमन और ब्राह्मण श्रेणी के मध्य तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है, उनके बीच में जो संबंध है वो। तो आप जानते होंगे 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/nt का ये स्क्वायर। ये लाइमन और ब्राह्मण श्रेणी में है, जहाँ पर n1 क्या है, छोटा है n2 से, जहाँ पर n1 का मान हम 1 रखेंगे और n2 का मान 2 रखेंगे। इस श्रेणी के आधार पे रखा गया है। मान रखेंगे 2⁴ मतलब 4 और 1 - 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा, ठीक है। आर गुणित में ही पहले से हमें क्वेश्चन में पहले से आर का मान दे दिया गया है। रिडबर्ग जो नियतांक है वो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो इसका मान, तो ये आ जाएगा 4। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको 1/λ है तो लैम्डा का मान निकालेंगे तो 4/3 आर आ जाएगा अपोजिट, बस आर का मान रख दीजिए आपका मान आ जाएगा।
10 की घात प्लस में पॉजिटिव में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। ये मीटर में आएगा और एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य हमें एंगस्ट्रॉम में लाना है, यानी लैम्डा का मान तो 1215.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसी में अगला क्वेश्चन था हमारा, जब अब अणु अपनी पहली उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो उसे जरूरत होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए और किसी तरंगाग्र पर दो बिंदुओं के बीच कालांतर कितना होता है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देखते हैं। तो चैनल पे नए आए हो जितने भी स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट नंबर 5 दिसंबर माह के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अभी तक लाइक ना करा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हो उन सभी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए हाइगेन के जो यहाँ द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो देखते हैं। तो यहाँ पर उनके अनुसार, तरंगाग्र के सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाई की परिभाषा बताई गई है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, जिससे नई तरंग उत्पन्न होती है और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है? मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है और जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है तब उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के वे सभी कण जो समान कला में कंपन करते हैं एक ही तरंगाग्र पर स्थित होते हैं और द्वितीयक तरंगिका माध्यम से प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से ही आगे बढ़ती है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक ही तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0। देखिए इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसमें आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर आपको तरंगाग्र के बिंदु है, बिल्कुल इस प्रकार से है। ठीक है, दिख रहे हैं। इनके मध्य कलांतर क्या होगा? 0। ये आपको समझाने के लिए, चित्र आपको नहीं बनाना, केवल 0 भी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर मॉडल के परमाणु मॉडल में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है, डेविसन जर्मर प्रयोग में किस बात की पुष्टि हुई वो भी बताना है और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें आपको अंतर लिख देना है, केवल 2 अंतर भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार धनावेशित कण छोटे से केंद्रीय भाग में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बोर के मॉडल के आधार पर ही धनावेश केंद्र में स्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और ये जो है नाभिक के बाहर अपने निश्चित वृत्तीय कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इसमें मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के विषय में ज्ञान नहीं होता। इसमें क्या होता है? उनसे चक्कर लगाने वाले कक्षों के अनुसार जो है इनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। और इसमें क्या है? वितरण के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षों में निश्चित संख्या में चक्कर लगाते हैं, प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। ये आपको लिख देना है। चलिए इसी में देख लेते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग। यहाँ पर इन्होंने किस बात की पुष्टि की? तो डेविसन जर्मर प्रयोग में द्रव्य के तरंग व्यवहार की पुष्टि की। ठीक है, 1924 में डी ब्रॉगली ने द्रव्य के दैत्य प्रकृति के बारे में बताया था। इसके अनुसार द्रव्य गतिशील अवस्था में तरंग की तरह और स्थिर अवस्था में कण की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्य के तरंग व्यवहार की डेविसन और जर्मर ने इस प्रयोग से पुष्टि की। ठीक है, तो आपको लिख देना द्रव्य के तरंग व्यवहार की। चलिए इसी में 100 नंबर का प्रश्न था, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के मध्य संबंध लिखना है आपको आइंस्टीन का। तो ये होता है E = mc²। ठीक है, इसमें आप इतना लिख सकते हैं E = mc² या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जो इनके सिद्धांत के अनुसार बताए गए हैं। तो इसमें जो द्रव्यमान होता है उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है और यदि उसमें कुछ ऊर्जा है तो उसके तुल्य क्या होता है? एक द्रव्यमान। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के एक सूत्र यहाँ पर इसमें संबंध बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th फिजिक्स का कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन देखा, असाइनमेंट नंबर 5 का दिसंबर माह का। कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर अपलोड हो चुके हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से देख सकते हो। यदि आप आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे जाकर आपको सर्च करना है www.boardjankar.com, जहां पर सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।